हेलो एवरीवन, दिस इज विपिन हियर। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लर्नोपीडिया चैनल्स पे आपको क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बहुत सारे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और क्लास 10th सीबीएसई के जो बच्चे एसएसटी सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएसटी के हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं वो मैं अपने चैनल लर्नोपीडिया पे लगातार अपलोड कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ जो है एमसीक्यू की एसएसटी से, वो आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इसको कवर करने से एग्जामिनेशंस में एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आप कवर कर ही लेंगे और आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है डेवलपमेंट, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमें मोटिवेट करिए ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा हार्डवर्क कर सकें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक का है डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं, फिर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इम्प्रूवमेंट इन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मीन्स डेवलपमेंट। या आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चेंज इन एनी पर्टिकुलर कंडीशन। कोई एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ ले लो, चाहे एक सोसाइटी की बात कर लो, चाहे पूरे कंट्री की बात कर लो, अगर उसमें पॉजिटिव चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। वो चीज़ें कांस्टेंट हैं, वो चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें लगातार पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ हो, चाहे होल सोसाइटी की बात हो रही हो, चाहे होल कंट्री की बात हो रही हो। ठीक, कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव चेंजेस होने चाहिए। यही पर्टिकुलर प्रोसेस आपका डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे एमसीक्यूज को हम कवर करते हैं। ओके, अब देखिए पहला एमसीक्यू क्या है। डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे डिटरमाइंड होता है? ठीक, पर कैपिटा इनकम से, एवरेज लिटरेसी लेवल से, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल से, या नन ऑफ दीज से। तो वो आपको बता दें, किसी भी कंट्री का जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट रेट डिटरमाइन किया जाता है वो पर कैपिटा इनकम से डिटरमाइन किया जाता है। हर साल WHO एक रिपोर्ट देती है डॉलर्स में, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा कंट्री किस पर्टिकुलर कंडीशन में है, पुअर है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड है। तो पर कैपिटा इनकम से किसी भी स्टेट का, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का हम डेवलपमेंट जनरली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड एमसीक्यू पे। सेकेंड एमसीक्यू है, कंट्रीज विद हायर इनकम आर डैश देन अदर विद लेस इनकम। कह रहा है कि ऐसी कंट्रियां जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, ठीक, वो लेस इनकम वाली कंट्रीज से क्या होते हैं, मोर डेवलप्ड होते हैं। जिन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है वो कंट्रियां मोर डेवलप्ड होती हैं उन कंट्रियों के कंपैरिजन में जिन कंट्रियों का पर कैपिटा इनकम लेस होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टोटल इनकम ऑफ कंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये किस चीज़ को निकालने का फार्मूला है? ये पर्टिकुलर फार्मूला किस चीज़ को फाइंड आउट करने का है कि टोटल इनकम से कंट्री की टोटल इनकम जो कंट्री की है उसको टोटल पॉपुलेशन से कंट्री के डिवाइड कर दो। तो इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है आपका पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने का यही सबसे इजी वे है कि टोटल इनकम जो कंट्री की है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिविजिबल कर दो, तो जो आपकी इनकम आ जाएगी वही कहलाएगी पर कैपिटा इनकम। ठीक, और पर कैपिटा इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, इसको एवरेज इनकम भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप इज कॉल्ड एज। हमारे कंट्री में अगर कोई भी पर्सन या कोई लड़का सपोज करे जिसकी उम्र 7 साल है और अगर उसको पढ़ना लिखना आ रहा है, लिखना भी आ रहा है और वो पढ़ भी लेता है किसी चीज़ को, तो उसे क्या कहते हैं? नॉलेज रेट कहते हैं, लिटरेसी रेट कहते हैं, अटेंडेंस रेट कहते हैं या एक्सीलेंस रेट कहते हैं। तो ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिसकी उम्र 7 साल की होती है उसको पढ़ना लिखना आ रहा है, तो हमारे देश में उन लोगों को लिटरेट कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। फॉर कैलकुलेटिंग BMI, बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए वेट ऑफ द पर्सन इज डिवाइडेड बाई। ठीक, बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला क्या है? बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला है वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ द हाइट इसका
सही आंसर होगा। और वो भी हाइट हम किस में लेते हैं, हाइट हम लेते हैं मीटर में, मीटर स्क्वायर में, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ BMI इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन वुड बी कंसीडर्ड। अगर किसी भी पर्सन का BMI कैलकुलेट करने के बाद 18.5 आता है तो वो पर्सन किस कैटेगरी में आएगा, वो पर्सन आपके अंडर नॉरिज्ड में आएगा। BMI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 आपके कैटेगरीज होती हैं, एक अंडर नॉरिज्ड, एक हेल्दी और एक ओवर नॉरिज्ड, ठीक है। ऐसे पर्सन जिनका BMI रिपोर्ट 18.5 या 18.5 से बिलो है वो आपके अंडर नॉरिज्ड होंगे। ऐसे पर्सन जिनका BMI रिपोर्ट 18.5 से लेकर 25 के बीच में आता है वो पर्सन हेल्दी कहलाएंगे। और ऐसे पर्सन जिनका BMI रेट 25 या 25 के अबव आ रहा है वो पर्सन आपके ओवर नॉरिज्ड कहलाएंगे, ठीक। तो BMI निकालने का फार्मूला मैंने बता दिया, वेट अपॉन हाइट इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसमें से 3 नंबर के क्या कहते हैं क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक पर्सन है, उसका हाइट इतना है, उसका वेट इतना है, तो बताइए इसका BMI क्या होगा और ये किस कैटेगरी में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए भी हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अंडर नॉरिज्ड, हेल्दी और ओवर नॉरिज्ड का जो मेजरिंग क्वांटिटी है वो क्या है। सेकंड थिंग, BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, ठीक। तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉडी मास इंडेक्स हर एक पर्टिकुलर पर्सन के हेल्थ स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। BMI क्या है, BMI एक प्रकार का प्रोसेस है जो जिसका यूज़ करके हम हर एक पर्टिकुलर पर्सन के, हर एक इंडिविजुअल पर्सन के हेल्थ स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में है, ओवर नॉरिज्ड, अंडर नॉरिज्ड या हेल्दी, ठीक। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ कंट्रीज यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व। हमारे कंट्री में ग्राउंड वाटर यूज़ करने का जो क्या कहते हैं रेशियो है, वो प्रपोर्शन है, वो कितना है। तो हमारे कंट्री में ग्राउंड वाटर 1/3 यूज़ किया जाता है। कितना यूज़ किया जाता है, 1/3, ठीक। 8 क्वेश्चन देखिए, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ज्योग्राफी के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से। इसमें कह रहा है, रिसोर्सेज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। ऐसा कौन सा रिसोर्स होता है जिसको एक दिन यूज़ करो या एग्जॉस्ट हो जाए, एक साल बाद एग्जॉस्ट हो जाए, या कुछ साल बाद एग्जॉस्ट हो जाए, या कुछ महीने बाद एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब एग्जॉस्ट हो जाए, जब उसको यूज़ करें तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं नॉन ड्यूरेबल पे मैंने टिक कर दिया है, ये आपका होगा नॉन रेन्यूएबल। ओके, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको अगर एक बार हमने यूज़ कर लिया तो फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उनको मैकेनिकल, केमिकल या फिजिकल किसी भी प्रोसेस से हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट्स वाई द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट विद बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ ए लैंडलेस लेबर। अगर किसी भी कंट्री में एक लैंडलेस लेबर है तो उसके लिए उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। अब देखिए आपको एक चीज़ बता दें, जितने भी पर्सन पूरे कंट्री में हैं या ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं, सभी पर्सन का जो डेवलपमेंट गोल होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि सभी की सिचुएशंस, सभी की कंडीशंस एक जैसी नहीं होती है, ठीक। कोई क्या कहते हैं टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लैंडलेस लेबर है, तो क्या इन सब का जो डेवलपमेंट का गोल होगा वो एक होगा? नहीं, क्योंकि इनकी सिचुएशंस भी एक जैसी नहीं है। तो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं उनका डेवलपमेंट गोल, ठीक। अब ये कह रहा है कि एक लैंडलेस लेबर है, एक लैंडलेस लेबरर है बेचारे, उसका बताइए डेवलपमेंट गोल क्या होगा। तो एक लैंडलेस लेबर है, ज़मीन भी नहीं और लेबर है, तो उसका डेवलपमेंट गोल ये होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन वर्क मिल सके, वो भी बेटर वेजेस पे, ठीक। अधिक से अधिक दिन उसे क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा दिन उसे वर्क मिल सके, वो भी बेटर वेजेस पे, ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए एक और डेवलपमेंट गोल की बात यहाँ पे आ गई है 10th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब होता है इच्छा, ठीक। व्हाट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उसकी इच्छा क्या होगी, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। तो उस पर्सन का डेवलपमेंट गोल क्या होगा, यहाँ पे ये बताना है। पहला देखिए क्या कह रहा है, एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ विल इंस्पायर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर में बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, ये उसका गोल होगा, ये उसका एस्पिरेशन होगा। या सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू एवरी स्टेप इन लाइफ फॉर हिज अपवर्ड मूवमेंट,
गवर्नमेंट उसको उसके हर स्टेप पे सपोर्ट करे ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, ऐसा कोई एस्पिरेशन होगा। एन अर्बन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड विल एस्पेयर फॉर गुड जॉब अपॉर्चुनिटी वेयर हिज एजुकेशन कैन बी मेड यूज़ ऑफ, ठीक। या उसका एस्पिरेशन ये होगा कि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए जहाँ पे वो जो भी एजुकेशन उसने ली है उस एजुकेशन का वो यूज़ कर सके। या चौथा, बेटर फैसिलिटीज़ ऑफ रिक्रिएशन फॉर हिज लीजर टाइम, ठीक है, जो भी खाली समय उसके पास है उसमें उसको अच्छी फैसिलिटी मिल सके। तो आपको बता दें यहाँ पे एक यूथ के लिए, जो एक अनएम्प्लॉयड अर्बन यूथ के लिए जो उसका एस्पिरेशन होगा वो ये होगा कि एन अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयड विल एस्पायर फॉर गुड जॉब, एक अच्छी जॉब मिल जाए जहाँ पे वो अपने एजुकेशन का यूज़ कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिएगा 11 क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो द डिफाइन एवरेज इनकम। ये कह रहा है कि इसमें एग्जैक्ट मीनिंग बताओ कि एवरेज इनकम क्या है, ठीक। अब देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मीन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। एवरेज इनकम का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के टोटल इनकम, या एवरेज इनकम इन अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल्स। एवरेज इनकम का मतलब क्या ये होता है कि कंट्री में उन्हीं पर्सनस का इनकम जो एम्प्लॉयड है। या एवरेज इनकम का ये मतलब होता है एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम। या एवरेज इनकम का मतलब ये होता है कि वो कैपिटा इनकम के बराबर है। या आपका ये कहते हैं कि द एवरेज इनकम इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड। या एवरेज इनकम केवल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को हेल्ड करती है। तो आपको बता दें, मैंने अभी पहले ही बताया था, एवरेज इनकम इज सेम एज पर कैपिटा इनकम। ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसको एवरेज इनकम कह लीजिए, पर कैपिटा इनकम कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम ये सारी इनकम जो होती हैं ये हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इनकम को रिप्रेजेंट करती हैं और इसी से कंट्री के डेवलपमेंट रेट को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच कंट्री कैन बी कंसिडर एज अ डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप अब इस फॉलोइंग ऑप्शन से एक सेलेक्ट करिए कि आपके हिसाब से कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी इस मॉडर्न वर्ल्ड में। तो जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन से आप एक क्या कहते हैं, इन फॉलोइंग स्टेटमेंट से एक ऑप्शन आप चूज करिए, ठीक। तो देखिए क्या है, देखते हैं, ठीक। पहला क्या कह रहा है, कंट्रीज विच हैव एक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड ऑल्सो सिक्योर द फ्यूचर ऑफ देयर सिटीजन, दीज कंट्रीज कंसिडर टू बी डेवलप्ड। ये पहला कह रहा है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है और वहाँ के सिटीजन्स का फ्यूचर भी सिक्योर है, तो क्या आपके हिसाब से ऐसी कंट्री डेवलप कंट्री कहलाएगी। दूसरा, कंट्रीज विच आर एमंग द हाइएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर कंसिडर टू बी डेवलप कंट्री। ऐसी कंट्रियाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाईएस्ट है, क्या आपके हिसाब से ऐसी कंट्रियाँ डेवलप कंट्री कहलाएंगी। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 फैक्टर्स आते हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, ठीक। इन तीनों फैक्टर्स को देखकर ये पर्टिकुलर इंडेक्स रिलीज किया जाता है UNDP के द्वारा। अभी इसके बारे में आगे भी हम जानेंगे, ठीक। अब देखिए सी क्या कह रहा है, ओनली रिच कंट्रीज आर कंसिडर टू बी डेवलप बिकॉज पीपुल हैव मनी टू बाय एवरीथिंग नीडेड फॉर ह्यूमन बीइंग, बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। अब ये कह रहा है कि डेवलप कंट्री आपके हिसाब से ऐसी कंट्री होंगी जहाँ पे पीपल्स के पास मनी है और वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, चाहे वो मटेरियल चीज़ें हों चाहे वो नॉन मटेरियल चीज़ें हों, ठीक। इसके बाद डी ऑप्शन कह रहा है, ईरान इज़ अ रिच कंट्री देयरफॉर इट इज़ अ डेवलप कंट्री। ईरान एक रिच कंट्री है इसलिए वो डेवलप कंट्री है, मतलब कि जो भी रिच कंट्री है वो डेवलप कंट्री है। ये फैक्टर्स होंगे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, गेस करिए आप लोग। इन चारों में से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कंट्रियाँ हाईएस्ट होंगी वही कंट्रियों को हम डेवलप कंट्री कहेंगे एज पर आवर मॉडल वर्ल्ड सिनेरियो। मॉडर्न वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से जो भी कंट्रियाँ आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाईएस्ट पोजीशन पे होंगी वही आपकी डेवलप कंट्री कहलाएंगी। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है वो यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करता है, मतलब कि UNDP। किन फैक्टर्स को स्टडी करके, 3 फैक्टर्स को स्टडी करके, हर एक पर्टिकुलर कंट्री के एजुकेशन को, हर एक पर्टिकुलर कंट्री के पर कैपिटा इनकम को, हर एक पर्टिकुलर कंट्री के लिटरेसी रेट को और हेल्थ स्टेटस को। इन फैक्टर्स को देखते हुए ही क्या कहते हैं, UNDP हर एक कंट्री की SDI रिपोर्ट को रिलीज़ करता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि HDI जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज़ करता है, तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकस ऑन
द ब्लैंक विद वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से बताओ किस ऑप्शन पे वो फोकस करता है। ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग पे, नेशनल इनकम पे, या ऑल द अबव पे। तो सभी पे करता है, इनकम्स पे भी, लिटरेसी रेट पे भी, और हेल्थ पे भी। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी 50 ईयर फ्रॉम नाउ एंड वाई। आज से 50 साल बाद भी अगर कोई सबसे प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी होगा तो वो क्या होगा और क्यों होगा? तो आपको बता दें कि आज से 50 साल नहीं, यहाँ से 1000 साल तक की बात कर लो, कोई भी रिसोर्सेज प्रॉमिसिंग रिसोर्सेज तभी होगा जब वो रिन्यूएबल होगा या सस्टेनेबल फॉर्म का होगा। मतलब कि ऐसा रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट न करे, क्योंकि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्रिएट करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो जो आपके सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जो रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ रिसोर्स होते हैं, वो नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं। उनको हम रिसाइकिल रीयूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस की मदद से, और एक लंबे समय तक वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक, और ये किसी प्रकार का कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कॉज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया सीधा सीधा, सोलर एनर्जी, बिकॉज इट इज़ नॉन एग्जॉस्टिबल। पेट्रोलियम एनर्जी भी आपके पोल्यूशन कॉज करती है, कोल बेस्ड एनर्जी भी आपकी पोल्यूशन कॉज करती है। इसके बाद फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी आपके कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, आपकी कॉज करते हैं, क्या कहते हैं वो, पॉल्यूशन। ठीक है, तो सोलर एनर्जी यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर था। अब चलते हैं हम लोग 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन है ये, विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट ऑफ HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है वो कौन रिलीज करती है? तो मैंने बताया था UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो HDI रिपोर्ट को रिलीज करती है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1965 में। इसका हेडक्वार्टर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो किस पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड है। मैंने बता दिया ये 1965 में इसका क्या कहते हैं फॉर्मेशन हुआ था। और UNDP एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो HDI रिपोर्ट को रिलीज करती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है और इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ पर्सन मेजर हिज BMI एंड ही गेट 26 स्कोर देन ही कम्स अंडर विच कैटेगरी। एक पर्सन ने अपना BMI निकाला, बॉडी मास इंडेक्स, और उसको 26 मिला, उसका स्कोर जो आया वो 26 आया। तो बताइए वो किस कैटेगरी में आएगा? मैंने बताया था आपको अभी भी कि BMI निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। जब इस फार्मूला से हम क्या कहते हैं उसका वेट ऊपर रखते हैं और नीचे हाइट मीटर स्क्वायर में रखते हैं तो उसका BMI आ जाता है। और किसी भी पर्सन का BMI अगर 18.5 या 18.5 से बिलो आ रहा है तो वो होगा अंडर नॉरिश, मतलब कि सुकड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि दुबला पतला बेचारा। ठीक है, टिड्डी। ओके, इसके बाद अगर किसी भी पर्सन का BMI 18.5 से 25 के बीच आ रहा है तो वो पर्सन हेल्दी होगा, मीन्स फिट पर्सन। ठीक, एक्टिव पर्सन। इसके बाद ऐसे पर्सन्स जिनका BMI रिपोर्ट 25 के अबव आता है वो आपके ओवर नॉरिश होते हैं, मतलब कि ओवर वेट, मोटे लोग। ठीक, तो यहाँ पे इसका स्कोर जो आ रहा है वो 26 आ रहा है, तो 26 आपका क्या है, ओवर नॉरिश्ड है। तो ये रहे आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 10 डेवलपमेंट। इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 स्टूडेंट तक, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके, उन तक ये पहुँचेगा। और क्या कहते हैं, रिवीजन के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो MCQ आने ही हैं, आपका MCQ भी कवर हो जाएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को ढूंढ के MCQ बनाया है। ठीक है, तो MCQ तो कवर होगा ही और चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, रिवीजन भी होगा। और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए और एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद क्या कहते हैं, और कुछ ना करिए, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यहीं इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए, बी सेफ।